Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing fine. तो in today's Chab on the Go series हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 20 में ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर फॉर वेरियस एंटिटीज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैब ऑन द गो सीरीज क्या है, हम क्यों लेके आए हैं, द मेन पर्पस इज कि आपके पास वैसे टाइम की कमी रहती है, तो आप चलते फिरते कहीं से भी ना 15 to 20 मिनट्स की वीडियो देख के आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए जस्ट बिफोर द मे 2026 एग्जामिनेशन। और अगर आप टारगेट कर ही रहे हैं मई 2026 एग्जामिनेशन को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या पता चल रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनको कैसे अप्रोच करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम का रियल पैटर्न बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस ना बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो एक क्लैरिटी आपको मिल जाती है। और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो ये डॉक्यूमेंट काफी हेल्पफुल प्रूव हो सकता है आपकी मई 2026 की प्रिपरेशन के लिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की। देखो ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई लेडी है, सुनीता, सुनीता करके लेडी है, इन्होंने अपना ब्यूटी पार्लर का बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये क्या है, सोल प्रोप्राइटर है। किराना स्टोर किसी ने ओपन किया है, वो भी क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटर। लॉ की नजर में जो प्रोप्राइटर है और उसका जो बिजनेस है उसको अलग कंसीडर नहीं किया जाता, दोनों को एक ही माना जाता है। तो लीगली कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती दोनों के बीच में। तो ब्यूटी पार्लर हो गया, आपका किराना स्टोर हो गया, किसी ने ट्यूशन सेंटर वगैरह ओपन किया है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। तो अब हम ड्यू डिलीजेंस की बात कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल में कस्टमर के बारे में जाना, हमने इंडिविजुअल्स के बारे में बात की थी ना, एनआरआई के बारे में बात की थी। फिर हमने आधार बेस्ड केवाईसी की बात की। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि इनके केस में ना कोई भी दो डॉक्यूमेंट इस लिस्ट में से वो डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक में। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो या लाइसेंस इशू किया गया म्यूनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा जिन्होंने करियाना स्टोर वगैरह ओपन किया है, एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन के तहत डॉक्यूमेंट होता है, वो हो। जीएसटी उनके पास है, आईटीआर हो, आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो, जो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में रहते हैं। यूटिलिटी बिल्स भी, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, वाटर कार्ड, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल। तो इनमें से ना कोई दो डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, तो आपका अकाउंट जो है बैंक में ओपन हो जाता है। बट एक कंडीशन है यहाँ पे, देखो, दो वैलिड डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करा दिए, एक्सेप्ट कर लियो, और क्या हो गया, ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट होगी, आपकी केवाईसी प्रॉपर्ली हो गया, आप अकाउंट जो अपना यूज कर सकते हो। बट अगर आप एक डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कराते हो, तो उस केस में क्या होता है, बैंक ऑफिशियल्स क्या करते हैं, फील्ड वेरिफिकेशन करते हैं और ये चेक करेंगे कि क्या बिजनेस सच में वेरीफाइड है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना सुनीता जी का, कि उन्होंने अपना ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर इन्होंने ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया, तो जाके बैंक ऑफिसर्स चेक करेंगे कि सच में वो चला रही है ब्यूटी पार्लर, या वैसे ही नाम में लिखा हुआ है कि ब्यूटी पार्लर ओपन किया और हो कुछ और ही रहा है। ऑब्वियसली तो ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, फील्ड वेरिफिकेशन करनी पड़ती है कि बिजनेस है एक्चुअल में कि नहीं है, अगर एक डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कराया। यानी इन्होंने सपोज कीजिए जीएसटी सर्टिफिकेट डिपॉजिट करा दिया था, एक ही डॉक्यूमेंट इनके पास था, तो जाके चेक करेंगे, अगर बैंक ऑफिशियल सेटिस्फाइड होते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इनकी सीडीडी कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप डिपॉजिट नहीं करा रहे हो, तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। अब बात करते हैं कंपनी के केस में। देखो, कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, लॉ की नजर में दोनों एक ही है। जो उसका मालिक है, यानी शॉप का, जो सुनीता जी है और सुनीता का ब्यूटी पार्लर है, एक ही कंसीडर किया ना हमने। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ही जानना है कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब कंपनी में जैसे रिलायंस है, रिलायंस क्या हमारी सेपरेट कंपनी है, और रिलायंस के चेयरमैन कौन है, मुकेश अंबानी जी हैं, तो वो क्या है, सेपरेट माने जाएंगे। कंपनी की अपनी क्या होती है, सिग्नेटरीज होती हैं, ऑथोराइज सिग्नेटरीज इनके अलग होंगे, कंपनी की स्टैंप होती है। राइट, तो कंपनी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, हमारे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, वैसे ही ये क्या है, एक कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है कि कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, कि रिलायंस नाम की एक कंपनी है। फिर आपका एमओए
और आपका एओए, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब ये क्या है देखो, इसके बारे में भी हम मॉड्यूल बी में ना बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है आपका, बेसिकली कंपनी की एग्जिस्टेंस तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ने बता दी, मतलब कंपनी कर क्या रही है, किस बिजनेस में है, बेसिकली वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमें बताता है। अगर आपका एमओए में लिखा होगा कि कंपनी क्या कर रही है, गारमेंट बिजनेस कर रही है, तो कंपनी जो है कोई फार्मा बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकती। एक लिमिट तय की जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जैसे शेयर होल्डर्स को पता होता है, बैंक को पता होता है कि ये कंपनी इस बिजनेस में डील कर रही है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आपके इंटरनल रूल ऑफ द कंपनी, मीटिंग्स वगैरह किस क्राइटेरिया के ऊपर होगी, ठीक है, और जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके क्या पावर्स रहते हैं, जो बेसिकली कंपनी के अंदर चीजें हो रही है ना, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमें डिसाइड करना कि हम कौन से जो है डॉक्यूमेंट को कंसीडर करेंगे, इन दोनों डॉक्यूमेंट से अगर हम एक प्रायोरिटी के तौर पे कंसीडर करना हो, तो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज उसके बाहर जाके आप कोई और बिजनेस नहीं कर सकते हो। अगर उसमें मेंशन है कि आप गारमेंट बिजनेस में डील करो, तो आप वही करोगे, राइट। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका सेकेंडरी होता है बेसिकली। फिर आपका पैन ऑफ कंपनी चाहिए होता है, देन आपका बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर द अकाउंट ओपनिंग, फिर जो आपके डायरेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट और बेनिफिशियरी ओनर्स की भी लिस्ट चाहिए होती है। बेनिफिशियरी ओनर कौन होते हैं, बेसिकली जो एक्चुअल में प्रॉफिट एंजॉय करते हैं, रियल ओनर ऑफ द कंपनी। जरूरी नहीं है कि वो कंपनी के डे टू डे बिजनेस में हिस्सा ले, ठीक है, बट रियल प्रॉफिट उनको मिल रहा है। ओके, तो केवाईसी चाहिए होगी, डायरेक्टर्स की ऑथोराइज सिग्नेटरीज जो हैं, पावर ऑफ अटर्नी अगर है, पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है, आपने पावर दे दी है किसी दूसरे पर्सन को कि वो आपके भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह कर पाए, अगर किसी को ऐसी दी हुई है तो वो भी रिक्वायर्ड होती है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली, ठीक है। देन पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें जो रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जो बताता है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, रजिस्टर्ड है। पार्टनरशिप डीड जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई होती है कि अगर दो पार्टनर एक पार्टनरशिप फॉर्म में, तो ए का 60% अगर हिस्सा है तो बी का कितना है 40%, ये सब कुछ उसमें होता है डीड में। पैन चाहिए होता है और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पार्टनर के, बेनिफिशियरी ओनर और जो पावर ऑफ अटर्नी होल्ड कर रहा है। जैसे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स से ना मिला के सेम सेम ही वो पार्टनरशिप फॉर्म में भी ऐसे आ जाते हैं, पर रजिस्टर्ड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ट्रस्ट, ट्रस्ट में क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ट्रस्ट होता क्या है, देखो ट्रस्ट में तीन पार्टी होती है, एक आपका होता है ऑथर, एक होता है आपका ट्रस्टी, देन योर बेनिफिशियरी, ठीक है। तो ऑथर कौन होता है, जिसने एक तरीके से ट्रस्ट क्रिएट किया, मान लीजिए ये है कोई ए और यहाँ पे बी है ट्रस्टी और ये सी है बेनिफिशियरी, ये ना ग्रैंड फादर है, ये बेनिफिशियरी के सी के, इन्होंने ट्रस्ट बनाया और ये ट्रस्टी बी को अपॉइंट कर लिया कि तुम ना भी ये मेरे पैसे वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह की संभाल करो, जब ये जो मेरा ग्रैंड सन है जब ये मेजर हो जाएगा तो इसको तुमने क्या करना, पास ऑन कर देना। तो बेसिकली ट्रस्टी का काम क्या होता है, संभालना, केयर करना, जो चीजें उनको दी हुई है, तो उनका राइट नहीं है ट्रस्ट के ऊपर, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे पार्टनरशिप डीड थी वैसी ट्रस्ट डीड चाहिए होती है, पैन या फॉर्म नंबर 60 ऑफ द ट्रस्ट, और डॉक्यूमेंट ऑफ बेनिफिशियरी ओनर अगर कोई है, या जो पावर ऑफ अटर्नी होल्ड करके रख रहा है ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो सिमिलर सिमिलर से डॉक्यूमेंट है, थोड़े बहुत चेंजेस है, वहां पे पार्टनरशिप फॉर्म में क्या था, पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे ट्रस्ट डीड है। देन अब कुछ ना इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होती हैं, क्या होते हैं, जैसे जो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट होते हैं ना, जो रजिस्टर नहीं है, और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, वो आपकी आती है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस में। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सोसाइटीज वगैरह होती हैं, जैसे किसी ने सोसाइटी बना ली, हेल्पिंग हैंड करके सोसाइटी बनाई है, जो क्या करती है, हेल्प करती है स्टूडेंट्स की, तो इनके लिए भी तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इनको भी तो बैंक में अकाउंट ओपन करना है, तो रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी, ठीक है, पैन चाहिए होता है, फॉर्म 60, देखो रजिस्टर्ड तो है नहीं, है अनरजिस्टर्ड है, तो कोई तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे। पीओए अगर इन्होंने ग्रांट किए किसी को, केवाईसी जो मेंबर और ऑथोराइज्ड पर्सन है, और प्रूफ एक की लीगल एग्जिस्टेंस है एसोसिएशन का, कि ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है लीगली, तो उसका भी प्रूफ चाहिए होता है, तो फिर बैंक में अकाउंट ओपन हो जाता है, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर तो परफॉर्म करना है, डिटेल में जाना है ना हमने अपने कस्टमर के लिए। बैंक के लिए तो सभी कस्टमर है, इंडिविजुअल भी, कंपनीज भी, ट्रस्ट भी, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस भी। देन और कौन कौन सी जो पार्टीज होती है इन्वॉल्व होती है, जैसे आपके सोसाइटीज, यूनिवर्सिटीज, लोकल बॉडीज, पंचायत वगैरह, उनके लिए भी तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनका भी तो बैंक में अकाउंट होगा, तो ऑथोराइजेशन डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है ये कि
कौन सा पर्सन जो है ऑथोराइज किया गया है टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ एंटिटी। जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, ठीक है, क्या उनको ऑथोराइज किया है, या अकाउंटेंट है जो बैंक के साथ बेसिकली डील करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट के जो हेड है, तो वो मेंशन होगा ऑथोराइजेशन डॉक्यूमेंट में। वैसे सोसाइटीज के केस में या आपके लोकल बॉडी जो पंचायत वगैरह होते हैं उनके सरपंच वगैरह या हेड कौन है, किसको ऑथोराइज किया, वो मेंशन होगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट बेनिफिशियरी ओनर अगर है यहाँ पे, और इंडिविजुअल जो पावर ऑफ अटर्नी होल्ड करके रखते हैं, और लीगल एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ कि ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से ड्यू डिलिजेंस जो है वो परफॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे ना एक और इम्पोर्टेंट जो आप टॉपिक समझ लीजिए, इससे भी कई बार क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, तो हम इसी में कवर कर रहे हैं कि बेनिफिशियरी ओनर की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है। कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी के केस में अगर किसी के पास मोर देन 10% शेयर है ना कैपिटल और प्रॉफिट में, तो वो क्या होगा, बेनिफिशियरी ओनर होगा। ये आपकी ना बुक में डाटा पुराना है, आपको सिंपल सी चीज याद रखना है, यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में सीपीटी याद रखना, और मोर देन 10%। सी से मतलब क्या है, कंपनी, पी से पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड, और टी से क्या हो गया, ट्रस्ट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो इनके केस में सब में आप देख पा रहे हो ना, मोर देन 10% शेयर, यहाँ पे भी पार्टनरशिप फॉर्म में मोर देन 10%, और ट्रस्ट के केस में भी हैविंग 10% और मोर इंटरेस्ट। और सिर्फ चेंजेस कहाँ थे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिचुएशन ऑफ पर्सन के केस में कितना है, मोर देन 15% शेयर अगर कैपिटल प्रॉफिट प्रॉपर्टी में, तो वो क्या होगा, बेनिफिशियरी ओनर होगा। अब थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक कंपनी में ऑथोराइज सिग्नेटरी है सपोज की, जो उसके पास शेयर है 13% है ना कंपनी की, तो बेनिफिशियरी ओनर होगा। सिमिलरली अगर ट्रस्ट में बेसिकली ट्रस्टी है, उसके पास क्या 12% शेयर्स है, इंटरेस्ट है उसका, इफेक्टिव कंट्रोल है उसका ट्रस्ट के अंदर, तो वो क्या होगा, बेनिफिशियरी ओनर होगा। तो ये रेशियो ना आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मोर देन 10% सीपीटी से आपने ध्यान रखना है, सीपीटी कंपनी पार्टनरशिप और ट्रस्ट रजिस्टर्ड। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में बस 5% जो है ये इंक्रीज हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड ने अप्लाई किया फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। कंपनी है ये, ठीक है, कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कंपनी ने सबमिट किया इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि एक तरीके का बर्थ सर्टिफिकेट है, पैन कंपनी का, केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ डायरेक्टर, बट इन्होंने ना सबमिट नहीं किया बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथोराइजिंग अकाउंट ओपनिंग। तो ये स्टेटमेंट हम देखेंगे और कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट इनमें से। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन एसेंशियल है, ये जरूरी है। पैन ऑफ डायरेक्टर कैन सब्स्टिट्यूट द पैन ऑफ कंपनी। केवाईसी ऑफ डायरेक्टर एंड ऑथराइज, ये सब तो सही है, बट ये यहाँ पे गलत हो गया। पैन ऑफ डायरेक्टर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता पैन ऑफ कंपनी। हमने क्या बोला था, कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर है, 4 पार्टनर है। एक पार्टनर होल्ड कर रहा है 11% शेयर इन द कैपिटल और प्रॉफिट, और जबकि बाकी क्या कर रहे हैं, अदर होल्ड लेस देन 10%। तो जो हमारे ड्यू डिलिजेंस नॉर्म्स हैं उसमें किसको आइडेंटिफाई किया गया एज अ बेनिफिशियरी ओनर, ऑल पार्टनर, या ओनली मैनेजिंग पार्टनर, या पार्टनर होल्डिंग मोर देन 10% शेयर, या नन ऑफ पार्टनर। हमने पढ़ा ना, बस ये आपने ध्यान रखना है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, सीपीटी मोर देन 10%, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे हमें पता चल रहा है पर्सन होल्डिंग मोर देन 10% शेयर। तो इसी के साथ हमारा आज का ओटीजी का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कुछ वैल्यू क्रिएट की होगी इस लेक्चर ने आपको, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और जैसे कि अभी न्यू ईयर के साथ ना, अभी अगर आप प्रिपरेशन टाइमली स्टार्ट करते हो तो आपके पास टाइम रहता है कि अभी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, और आपको लगता है कि आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आई विल बी टेलिंग यू कि आपको वेबसाइट पे जाके किस तरीके से कोर्सेज में एनरोल करना है। आपने एडू टैब की वेबसाइट पे क्लिक करना है, कोर्सेज को एक्सेस करना है, कोर्सेज में जाके ना जैप कोर्सेज पे क्लिक करना है। तो जैसे आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करते हो, यू नीड टू स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे कोर्सेज दिख जाएंगे। देखिए, कंप्लीट मास्टर कोर्स, जितने भी आपके 4 सब्जेक्ट्स है ना जैप के, उनका कंप्लीट मास्टर कोर्स है। 15-15 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियो है, और बहुत अच्छे से डीपली कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। लाइव क्लासेस रिवीजन के तौर पे जस्ट बिफोर द एग्जाम, जैसे मई में पेपर है तो आपके उससे पहले ना कुछ टाइम पहले आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, कि और ज्यादा ना कॉन्सेप्ट जो है आपके एक तरीके से क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलते हैं सोल्ड पीवाईक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। चैप्टर वाइज मॉक
टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कोड रहेगा जैन 76 और आपको मिल रहा है फ्लैट 70% ऑफ। अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ इंडिविजुअल कोर्सेज में एनरोल करना है, कि आपका सिर्फ आईएफएस का पेपर रहता है या पीपीबी का, तो आप एज पर योर नीड ना इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स के हैं ये, वो आपका कंबाइंड था, ये सिंगल है। तो आईएफएस के मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो, कोड सेम रहेगा, बाकी चीजें भी सेम ही मिलेगी, बट जस्ट बिफोर आईएफएस। सिमिलरली पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम के लिए आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो, एक ट्रायल कोर्स लेना चाहते हो कि किस तरीके की क्लासेस होती हैं, पता चल जाए जस्ट बिफोर परचेजिंग द कोर्स, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे 3 आर की ट्रायल कोर्स मिल रहा है, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लास है, कॉन्सेप्ट नोट्स, क्विज वगैरह आप चेक कर सकते हो एक तरीके से तसल्ली करके। उसके बाद आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो, और ये आपको भी जस्ट अ मिनिमम ₹1 में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और ये तो हो गया मास्टर कोर्स के बारे में। नाउ आई विल लाइक टू टेल यू कि अब ना लाइव क्रैश कोर्स भी है, लॉन्च हो चुका है। बैच 1 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बैच 2 लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, टोटल 60 लाइव क्लासेस, यानी 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और इन केस अगर लाइव क्लास मिस हो जाती है ना, तो आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। और लाइव क्लासेस का बेनिफिट क्या होता है, लाइव डाउट पूछ सकते हो। और मोर इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है कि आपको अपने बैंकिंग आवर को सेक्रीफाइस ही नहीं करना। या तो मॉर्निंग टाइम में होगी या इवनिंग टाइम में होगी, 7 AM टू 9 AM रहती है या 7 PM टू 9 PM रहती है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग, फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग विद फ्लैट 76% ऑफ। तो कोड रहेगा जैन 76। सिमिलरली मई 2026 की प्रिपरेशन जिन्होंने ऑलरेडी कर ली थी और अनफॉर्चुनेटली ना वो क्लियर नहीं कर पाए थे नवंबर में, तो अब उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, वो जस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। जैप जैन 76 ही कोड रहेगा, फ्लैट 76% डिस्काउंट मिल रहा है आपको। और साथ के साथ ना, अगर आपको लग रहा है कि आपको एक मोटिवेशन फील नहीं हो रही, तो आप हमारी मेंटर टॉक में भी एनरोल कर सकते हो। वहां पे मेंटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गाइड यू। ओके, तो इन केस आपको कुछ और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो वी आर देयर फॉर यू। आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।